अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी जानिब से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है वो बेहतरीन गुजरी होगी। ईद से पहले नाज़रीन, हुकूमत और तिब्बी माहिरीन की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि ईद के मौके पर अगर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस में फिर से इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ईद से पहले आवाम से ये अपील की थी कि अगर ईद और फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ईद के मौके पर मवेशी मंडियों में तो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई, बिल्कुल भी SOPs को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन पंजाब हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे को रोकने के लिए ईद से 4 दिन पहले ही सूबे भर में 9 रोज़ का सख्त लॉकडाउन करने का ऐलान किया था, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स, बाजार, रिटेल शॉप्स वगैरह को बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होते साथ ही पंजाब हुकूमत ने 2 रोज़ पहले ही सख्त लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या ईद पर पंजाब में SOPs पर अमल दरामद हुआ? जबकि पंजाब के बरक्स सिंध हुकूमत ने ईद पर कोई खुसूसी इक़दाम नहीं किए। बाजार भी वहाँ पर खुले रहे, शॉपिंग मॉल्स भी खुले रहे। और फिर वज़ीर इत्तलात सिंध ने ईद के दूसरे रोज़ इस बात का एतराफ़ कर लिया कि ईद पर SOPs पर अमल नहीं हुआ। अंदेशा है कि दोबारा से केसेस बढ़ेंगे। सवाल ये, जब सबको मालूम था कि ईद पर SOPs नज़रअंदाज होंगे तो सिंध हुकूमत लॉकडाउन को सख्त करने का फ़ैसला सिंध हुकूमत ने आखिर क्यों नहीं किया? दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने कराची में सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कराची में शुरू होने वाली सफाई मुहिम के इब्तदाई मरहले में 38 नालों की सफाई होगी। ज़िला वस्ती के 5 मकामात पर आज काम किया गया। कल से मजीद सफाई मुहिम का जो दायरा कार है इसको बढ़ाया जाएगा। सफाई के दौरान नालों से कचरा निकाल कर डंपिंग एरिया में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इस मुहिम के दौरान शहर के बड़े नालों और चौक पॉइंट्स को खोला जाएगा। और चेयरमैन NDMA ने इस हवाले से कहा है कि इस वक्त पाक फौज और इसके मुताल्लिका इदारे जो हैं ये कराची में काम जो कर रहे हैं वो मुस्तकिल हल नहीं है। कराची में यौमिया इकट्ठा होने वाला जो सॉल्ट वेस्ट पर है जो है इस पर तवज्जो देनी होगी, जिसमें से सिर्फ 3-4 हज़ार टन सॉलिड वेस्ट उठाया जाता है, जबकि बाकी जो है ये सब नदी नालों में जाता है और उसके बाद रुकावट बन जाता है। अब सवाल ये है कि NDMA अब एक बार तो सफाई कर देगा, बाद में इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा? कौन जिम्मेदारी उठाएगा? सिंध और शहरी हुकूमत तो पहले ही शहर में सफाई रखने के मामले पर नाकाम हो चुके हैं। क्या बार बार ये जिम्मेदारी किसी और को देनी पड़ेगी? सिंध हुकूमत इसके मुस्तकिल हल से मुतालिक आखिर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती है? इस सब पर मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले हमने ये सोचा कि मुल्क के बड़े शहरों से अपने रिपोर्टर्स को लें और बात करें कि ईद के दिनों पर में SOPs पर कितना अमल दरामद हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तो इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वहाँ पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। सफाई के लिहाज से शहरों की क्या सूरत हाल है, तो इस पर मैं बात करूँगी। लाहौर, कराची और पेशावर से नुमाइंदे मेरे साथ हैं। पेशावर से इरफान मूसा ज़ई हैं, लाहौर से फ़हीम अमीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से चांद नवाब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम रिपोर्टर्स को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लाहौर में बात करूंगी फ़हीम अमीन से। फ़हीम, ये तो पंजाब हुकूमत का बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम था कि कोरोना केसेस से बचने के लिए ईद से 4 रोज़ पहले ही जो उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन कर दिया कि इसके पेश नज़र उनके ज़ाहिर ज़हन में ये था कि कहीं ईद के बाद ईद उल फितर की तरह केसेस बढ़ना ना शुरू हो जाएं। लेकिन आज रात को ये खबर आती है कि केसेस में कमी हुई और इस वजह से उन्होंने लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में सख्त लॉकडाउन को बदल दिया है। तो ईद पर SOPs पर कितना अमल हुआ? आप सफाई के लिहाज से इस शहर की क्या सूरत हाल है? मवेशी मंडियों में तो हमने ये देखा कि बिल्कुल भी कहीं पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया गया था। बिल्कुल शाज़िया, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो कोरोना SOPs थे उसके ऊपर अमल दरामद जो था मंडियों में बिल्कुल देखने में नज़र नहीं आ रहा था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो व्यापारी आए हुए थे पंजाब भर से वो इतने एजुकेटेड नहीं थे और वो जो SOPs थे यानी कि कोरोना के लिए जो मास्क का इस्तेमाल था, समाजी फासले के ख्याल रखने का मामला था, उसको तो वो बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए थे। इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश ज़रूर की गई थी कि उनको बताया जाए कि जी के मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। मंडियों में जानवर भी कब लाने का कहा गया था, यहाँ तक कि लाहौर में इस दफ़ा आम तौर पर 4 से 5 मंडियाँ लगाई जाती हैं। लाहौर में इस दफ़ा 12 मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल ये थी कि जो वहाँ पर व्यापारी थे उनकी जानिब से तो यकसर नज़रअंदाज किया गया था कोरोना SOPs को, जबकि शहरियों की जानिब से अगर आप कह सकते हैं कि 20 से 25% शहरी जो थे वो मास्क का इस्तेमाल करते थे, मंडी पहुँचते थे। उसके बाद अगर ईद की बात करें, ईद पर कितना
ना फॉलो किया गया SOPs को? अच्छा, अगर ईद पे हम नमाज ईद के इज्तिमात के हवाले से बात करें तो जामिया मस्जिद दाता दरबार, वहाँ पर बिल्कुल कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया गया। यही सूरत हाल जो है वो बादशाही मस्जिद में जब नमाज ईद की अदायगी का मौका था, वहाँ पर भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया गया। और कोशिश ये की गई कि मसाजिद में लोगों की जानिब से कि खुद जो है वो समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो है वो जो इस दफ़ा सामने आया वो शाजिया वो ये था कि जो लाहौर में नमाज ईद की अदायगी के बाद जो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके वक्त आलाइशें उठाने का जो मामला था उसमें शुरू में काफ़ी गड़बड़ सही। चांद नवाब, आपकी तरफ आती हूँ मैं। कराची में क्या सूरत हाल रही? वहाँ पर तो ईद से पहले भी सब कुछ खुला रहा, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, हर तरह की दुकान, सब कुछ खुला रहा। और जिसके बाद कल वज़ीर इत्तलात सिंध ने इस बात का एतराफ़ किया कि SOPs पर अमल नहीं हुआ और केसेस बढ़ने का खदशा है। अब क्या सूरत हाल रही वहाँ पर कराची में ईद के दिनों में और ईद से पहले? देखिए शादिया, सबसे पहले तो ईद से पहले बिल्कुल सही कहा कि SOP पे अमल नहीं हुआ। तमाम तिजारती मराकज़, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा खुले रहे, रात गए तक जो है लोग अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करते रहे। ये तो था ईद से पहले के वाक़यात। उसके बाद ईद के रोज़ जो है सिंध हुकूमत ने, सिंध सॉलिड मैनेज बोर्ड ने कहा कि 450 हमने पॉइंट बनाए जहाँ कुर्बानी होगी। लेकिन रिवायती तौर पर जिस तरह कराची में कुर्बानी होती है, जगह गलियों में, महलों में, सड़कों पे शॉपिंग प्लाजा बनते थे, वहाँ कुर्बानी की गई है। दूसरे रोज़ भी इसी तरह कुर्बानी की गई है, तीसरे रोज़ भी इसी तरह कुर्बानी की गई। आवाम का ये कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से पॉइंट बनाए गए कि यहाँ कुर्बानी की जाए, वहाँ ग्राउंडों में पानी भरा हुआ है, किस तरह हम जानवर को लेके जाएंगे, किस तरह कुर्बानी करेंगे। आलाइशें जो हैं बिल्कुल सड़कों पर पड़ी हुई हैं, गली बदबू आ रही है क्योंकि सख्त गर्मी आज कराची में, तीसरा रोज़ है, कुर्बानियाँ हुई हैं। लेकिन किसी तरह भी SOP पर अमल नहीं किया गया। नमाज ईद के जो इज्तिमात हुए उसमें भी कोई SOP पे अमल नहीं किया गया, कोई समाजी फासला नहीं रखा गया। जिस तरह मसाजिदों में निशान लगाए गए दूरियां पढ़ के नमाज पढ़ी जाए, लेकिन किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने भी अमल दरामद इस पर नहीं कराया। मंडी जो है इससे पहले ख़त्म हो गई थी। अगर बात की जाए कराची के इश्यूज़ की, तो जब तक सब तमाम लोग कोरोना के बारे में नहीं बैठेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो इस पर कराची में जो है ईद के बाद जब कल छुट्टियां ख़त्म होंगी तो कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। पब्लिक मुझे बताइए सफाई की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हर साल ये होता है जी, आलाइशें उठाने के लिए जगह तो एक बनाई जाती है, ज़ाहिर एक अमले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि आलाइशें गली मोहल्लों में, सड़कों पर वैसे ही पड़ी रहती हैं, बदबू, गंदगी, बीमारियां फैलती हैं इससे। तो इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, कोई जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई, वैसे ही सारा कचरा गंद पड़ा हुआ है। जी शादिया, पहले देखें कराची में पहले जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और इस तरह होते थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को कोरंगी में कोरंगी ज़िला बना दिया, मलीर बना दिया गया। सिंध सॉलिड मैनेज बोर्ड को जो है कराची के अवाम को दे दिया गया है, उनको रहम करम पे, जिस तरह के इलेक्ट्रिक को कराची के अवाम को रहम करम पर दे दिया गया है। कोई नहीं है, क्योंकि पहले DMCs KMCs के पास अपनी कचरा कुंडी होती थी, खाकरूब होते थे, सीवरेज का निज़ाम सही करने के लिए अलग होते थे। लेकिन सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड को पूरे कराची को उनके हवाले कर दिया गया है। करोड़ों रुपए का फंड ले लिया, उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास खाकरूब नहीं है, कुछ भी नहीं है। किराए पे रोज़ाना दिहाड़ी पे लोगों को ट्रक डंपर लेते हैं और उसके बाद जब डंपर ट्रकों को नहीं मिलता तो कचरा ऐसे पड़ा, आलाइशें पड़ी हुई हैं। जब तक तमाम लोग बैठकर कराची का, शहरी हुकूमत कहाँ सो रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देख चेयरमैन NDA में जो हैं वो उन्होंने नालों की सफाई के हवाले से जो है ना वो दौरा किया कराची का, कल उन्होंने इस पर ब्रीफिंग भी दी। लगता है कि हर काम के लिए जो है ना फ़ौज को ही आगे आना पड़ेगा। शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत लगता है कोई भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पेशावर चलती हूँ, इरफान मूसाज़ई हमारे साथ है। इरफान, पेशावर में क्या ट्रेंड रहा कुर्बानी का? लोग ऑनलाइन कुर्बानी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहा या घरों में कुर्बानी की? सफाई वगैरह के लिहाज से क्या ओवरऑल सूरत हाल रही ईद पर पेशावर में?
जिस तरह कराची और लाहौर में सूरत हाल 120 के हवाले से रही, तो सेम सूरत हाल यहाँ पर भी रही। ईद से कबल जो थे तमाम बाजार जो है किसी किस्म की SOPs वहाँ पर फॉलो नहीं हुई, और ना ही मंडियों की। अगर ईद की बात की जाए तो ईद पर यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो इज्तिमाई कुर्बानियों जो है उसको तरजीह नहीं दी जाती। उसी तरह घरों में लोग, मोहल्लों में लोगों ने कुर्बानियाँ की और किसी किस्म की SOPs का ख्याल नहीं रखा जाए। हालांकि बार बार ये कहा गया था कि जो कसाई होंगे वो उनके लिए मास्क पहनना जो है वो लाजमी होगा, दस्ताने पहनना लाजमी होगा, लेकिन हमने देखा कि किसी किस्म इस पर अमल दरामद हमें देखने को नहीं मिला। बल्कि ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ तक कहा था कि अगर कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने देखा कि ईद के मौके पर हमें ज़िला इंतज़ामिया या कोई भी मुतलका इदारा जो था वो हमें नज़र नहीं आया, और कुलम जो है वो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई। चूँकि ईद के दिन बाजार बंद होते हैं, तफरीही मकामात भी इस दफ़ा बंद थे, तो वहाँ पर तो लोग नहीं थे। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सियाती मकामात ज़्यादा है, तो जैसे ही ईद के दूसरे रोज़ जो है स्वात की मोटरवे पर और इस तरह नौशहरा में मुख्तलिफ जो सियाती मकामात है वहाँ पर लोगों ने उन सियाती मकामात का रुख कर लिया, और बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पर गाड़ियाँ गई, वो पंस गई। हालांकि वहाँ पर उनको रोका गया, लेकिन लोगों जो है वहाँ पर जाने की कोशिश की गई। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वहाँ पर लोगों ने गैदरिंग भी की, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की। अभी नौशहरा में कुछ जगह है वहाँ पर लोगों ने गैदरिंग की। तो इसी वजह से, और दूसरी जान में अगर सफाई की बात की जाए तो पेशावर की सफाई जो है वो कराची और लाहौर की निस्बत जो है काफ़ी अच्छी रही। लोग जो है उसको लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बर वक्त जो है तमाम आलैशे जो है वो टिकाने लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सिरफान मुज़ज़ई, फ़हीम अमीन लाहौर से थे, चांद नवाब कराची से थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक हो। ईद बस ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से ज़रा सा थोड़ी सी काफ़ी मुख्तलिफ थी। हाँ। और जिस तरह रिवायती तौर पे लोगों से मिलना मिलाना होता है वो नहीं हो सका, वैसा नहीं हो सका। अच्छा सईद गनी साहब, जैसा कि पंजाब ने ईद से 4 रोज़ पहले तमाम मार्केट्स बंद कर दी, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए, सिर्फ इस चीज़ के पेश नज़र, इस खतरे के पेश नज़र कि ईद उल फितर की तरह कहीं बाद में केसेस ज़्यादा बढ़ ना जाएँ। लेकिन आप लोगों ने इस बार ये नहीं किया। हालांकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो ये इनिशिएटिव लेने में सिंध सबसे आगे था, चाहे वो मॉल, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स को बंद करने का फैसला हो, स्कूल्स को बंद करने का फैसला हो। इस बार आप लोगों ने नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? और कल नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा ईद पर SOPs पर अमल नहीं हुआ, केसेस बढ़ने का खदशा है, तो अच्छा ना होता कि आप लोग भी बंद कर लेते और ये केसेस बढ़ने का जो खदशा था ये ना होता? शाहजी, एक बात मेरा ख्याल है कि हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि शुरू में तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि हमने इंडिपेंडेंटली डिसीजंस दिए। हाँ। लेकिन बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया कि कोरोना के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और पूरे मुल्क में एक ही जैसे फैसले हों, वफाकी हुकूमत फैसले करे और तमाम सूबे उस पर अमल करें। तो उसके बाद से सिंध हुकूमत ने हर वो काम किया जो NCC या NCOC के फोरम पे डिसाइड होता था, और बाज़ औक़ात हम डिसएग्री भी कुछ चीज़ों से करते थे, लेकिन हम अमल दरामद कर लेते थे इसलिए कि कंसेंसस कायम हो जाए और वो चीज़ें इसी तरह बढ़ती रहें। और ये बात भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो NCC के जो फैसले होते थे उस पर मनोअन अमल भी करता था और कायम भी रहता था। सूबा पंजाब का हो या कुछ शायद एक आध मौक़ों पर खैबर पख्तूनख्वा ने भी उन फैसलों से हटकर खुद फैसले किए। तो इसलिए अगर NCOC ने या NCC ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम उनके फैसलों के साथ चलें, और पंजाब की हुकूमत अपना फैसला किया और उनकी मर्जी थी। तो क्या आप तक क्या इत्तलात पहुंची है SOPs पर अमल दरामद के हवाले से? ईद पर भी जाहिर है कह रहे हैं SOPs पर अमल नहीं हुआ, फिर ईद से पहले जो मार्केट्स खुली रही, चांद रात तक लोगों ने बड़ी ज़्यादा देर तक शॉपिंग करते रहे, तो इस आपको नहीं लगता कि इससे जाहिर है खदशात तो बड़े हैं कि केसेस बढ़ जाएंगे और मुश्किलात तो जाहिर है आप लोगों के लिए पैदा होंगी? फिर देखिए, अल्लाह खैर करे। वो तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में भी जब ये लॉकडाउन की बात की गई तब भी उस तरह से तो अमल दरामद उस पर नहीं हो सका जिस तरह शायद हुकूमत सोच रही थी और जो सोच के उन्होंने किया होगा। अब एक तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि कोरोना के केसेस में पाकिस्तान में खातिर ख्वाह कमी आई है। हाँ। अब उसकी वजह मुझे तो सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी के अलावा कोई नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खासी उसमें कमी आई है और अल्लाह का एहसान है कि हम किसी हद तक महफूज हो गए उससे, किसी हद तक आज के दिन अगर हम बैठ के बात करें।
अब जो ईद के मौके पर लोगों ने लापरवाही की है, या आने वाले दिनों में मुहर्रम अल हराम का महीना है, उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे, उसके फिर फौरन बाद रबीउल अव्वल का इवेंट आना है, उस पर भी लोगों की आपस में बहुत ज़्यादा राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी और इज्तिमा होंगे। तो ये तीनों ऐसे इवेंट हैं जिसमें ये इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि खुदा न खास्ता ये वायरस दोबारा से फैल सकता है। लेकिन उस पर फिर वही बात है कि हमें लोगों से गुजारिश ही कर सकते हैं, दरख्वास्त ही कर सकते हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आम जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हमारे भाई शहरी हैं, वो शायद इतना अब भी अहमियत नहीं दे रहे, इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ताला का करम है कि इस वक्त शायद चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि ये वायरस दोबारा से उसी अंदाज में खुदा न खास्ता फैल सकता है और हमारे शहरियों को अटैक कर सकता है। बिल्कुल से अभी मैं रिपोर्टर से बात कर रही थी, वो कह रहे थे आलाइशों को और इस तरह का कचरा उठाने का जो काम है वो भी उस तरीके से नहीं हो रहा, जगह जगह आलाइशें और ये सब कुछ पड़ा है। तो ये किसका काम है? आज ईद का तीसरा दिन है, तो ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, बीमारियां फैलती हैं, गंद से बदबू फैलती है। तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी मेरे रिपोर्टर बताए बड़े बुरे हालात हैं कराची की सड़कों के। नहीं, मैं नहीं समझता कि इतने बुरे हालात हैं। देखिए, एक तो ये बात ज़हन में रखें कि आज भी कुर्बानी हो रही है। और जिस वक्त कुर्बानी का अमल रुकता है उसके फिर आपको 4-5-6 घंटे देने चाहिए इदारों को, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। देखिए, कराची जैसा बड़ा शहर जिसमें वैसे ही जो सॉलिड वेस्ट जो रोजाना कलेक्ट होती है वो बहुत बड़ी उसकी मिकदार है, 20,000 टन। नहीं, 20,000 तो नहीं है, खैर वो तो एग्जैजरेटेड नंबर है, 20,000 बिल्कुल नहीं है। चले 15-16 भी कहते हैं, कितना जाता है? 4-5 हज़ार टन। अच्छा, नहीं, ये भी गलत है। देखिए, मैं करूँ, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन शायद इस तरह नहीं है। ना 20,000 पैदा होता है ना 4,000 उठता है। 20,000 से कम पैदा होता है, 4,000 से ज्यादा उठता है। ठीक है। अच्छा, जो मैं बात अब कहने जा रहा हूँ कि देखिए, रोजाना अगर एक शहर के अंदर कह दें कि औसतन 15,000 टन भी कचरा पैदा होता है और ईद उल अज़हा के मौके पर उसमें उससे दुगना हो जाता है वो। और जो आलाइशों को उठाने का एक ऑपरेशन है वो रेगुलर गार्बेज कलेक्शन से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक डिफरेंट सी चीज़ है। अच्छा, इसमें काम हमने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन होता ये है कि लोग मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी अपनी मर्जी से करते हैं और फिर खुद ही या तो वहीं आलाइश को छोड़ देते हैं या कुर्बानी करते हैं, या फिर वहाँ से उठा के अपने घर से दूर किसी और मकाम पर फेंक देते हैं। कुछ हर इलाके में कुछ न कुछ डेजिग्नेटेड कचरा कुंडियाँ होती हैं, वहां पर अगर फेंके तो वहां से चीजें कलेक्ट हो रही होती हैं। जहां घर के पास कुर्बानी की है वहां से भी उठाने का एक निजाम होता है कि हर यूसी के अंदर गाड़ियां होती हैं, फिर रही होती है, उठा लेती हैं। लेकिन अगर कुछ लोग खुद कहीं जाकर फेंक दें जिसका किसी को पता नहीं चलता, तो वो रह जाती हैं जरूर, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मजबूरी तौर पर जो 2 दिनों में हमारे पास जो कलेक्शन हुई ऑफर्स की, वो 40,000 टन से ज्यादा है। और ये कोई छोटी नहीं है तादाद, बहुत बड़ी तादाद है। 40,000 टन कोई छोटा नहीं है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी बनती है, वो कलेक्शन हुई है। और आज रात तक आपको तीसरे दिन का भी फिगर्स आ जाएगी, तो ये मेरा अंदाजा है कि 50,000 टन से ऊपर ये क्रॉस कर जाएगी। तो ये नहीं है कि नहीं हुआ है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि आइसोलेटेड कहीं ना कहीं कुछ चीजें पड़ी होंगी, और जैसे 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 पता चल रहा होता है उनको भी उठा रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ 3-4 कचरा उठाने के जो नंबर्स हैं, ये चेयरमैन एनडीएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिए हैं। फिर आप लोगों को चाहिए था, वो कराची आए थे, दौरा किया था, उनको डिटेल्स आप लोगों को ब्रीफिंग फिर आप लोगों को देनी चाहिए थी ना, उनको सही नंबर्स आप लोगों को बताने चाहिए थे। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ब्रीफिंग ली थी, क्या हुआ, तो मुझे इसका नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल जो मालूमात, क्योंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, उस वक्त भी 20,000 नहीं थी और उस वक्त भी 4,000 नहीं उठता था, 4,000 से ज़्यादा उठता था, 20,000 से कम पैदा होता था। अच्छा। तो बहरहाल खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन ये कि ऑपरेशन हमारे यहाँ बेहतर हुआ है। और आज रात तक के बाद जो है फिर आप एतराज़ कर सकती हैं कि जो कहीं आइसोलेटेड कहीं रह गया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, किसी एक भी मकाम पर जो मकामात मखसूस किए गए हैं ऑफर्स कलेक्शन के लिए, वहाँ आपको एक भी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बताया। तो बाकी अब इक्का दुक्का कहीं इधर पड़ी होती हैं, लोग फेंक देते हैं। और कराची में बदकिस्मती से ये भी होता है कि नालों के अंदर से भी बोरियां निकल रही हैं, बड़ी बड़े पत्थर भी निकल रहे हैं, और उसके साथ साथ आलाइशें भी मुख्तलिफ सड़कों के एन वस्त में फेंकी जा रही है, जो और कोई तरीका नहीं होता सिवाय फेंकने के उसके। सही। अच्छा, ये भी हो रहा है कराची में। एक और बटन चीज़,
कराची में जो नालों की सफाई का आगाज़ हुआ है, चेयरमैन एनडीए में जो है ना वो इसका इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर। पाक फ़ौज भी इसमें जो है ना वो शामिल है, पाक फ़ौज के तमाम इदारे इसमें शामिल हैं। बात यह है कि इस साल तो ये हो जाएगा सईद गनी साहब, क्या हर साल हमें अपने इन इदारों से मदद लेनी पड़ेगी कि फिर क्या ज़िम्मेदारी है सिंध की शहरी हुकूमत की और सिंध की जो सूबाई हुकूमत है, फिर उनकी क्या ज़िम्मेदारी है अगर बाहर से आके फ़ौज नहीं इस तरह के काम करने? एक सवाल है। नहीं, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। लेकिन पहली बात तो यह है कि सूबा सिंध की हुकूमत ने ये मुतालबा नहीं किया था कि एनडीएमए को भेजा जाए या एफडब्ल्यू को भेजा जाए। हमने वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्रोजेक्ट है स्वीप के नाम से, उसका एक हिस्सा, उसके अंदर नालों की सफाई भी शामिल है। अच्छा, उस पर काम कुछ ताख़ीर हो गई कोविड की वजह से, लेकिन हमने 3 जुलाई से जो बड़े नाले हैं कराची के 38 जो केएमसी की जिम्मेदारी है, उनके जो मेजर चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर करना शुरू किया और 23 जुलाई को हमने वो तमाम चोकिंग पॉइंट्स जो थे वो क्लियर कर दिए थे। हाँ। और अगस्त के आखिर तक इन नालों की सफाई का जो पूरा एक काम है वो मुकम्मल हो जाना था। मीनवाइल बीच में ये बारिशें आ गई और बारिशों के बाद कराची, ये जो तासुर है कराची पूरा डूब गया, ये भी गलत है। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और कल ये बात चेयरमैन एनडीएमए ने भी कही कि कुछ इलाकों में मसला पैदा हुआ। मैं तो दावा करता हूँ सबको कि मुझे आप 20 से ज्यादा इलाके बता दीजिए जहाँ पे पानी था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद में एपीसी से पहले ही दरारें पड़ने लगी और नैब केसेस में जकड़ी जो अपोजिशन है इसमें जो अदम एतमाद है अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते JUIF ने पार्लियामान से FATF से मुतालिक बिल्स को पास करवाने में हुकूमत की मदद करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एहतजाज किया और मुस्तकबिल में पार्लियामान में दोनों अपोजिशन जमातों के साथ ताउन न करने का भी ऐलान किया। अब सवाल यह है कि इस आपसी अदम एतमाद का शिकार जो अपोजिशन है ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक कोई चलाने में कामयाब हो भी पाती है? इतनी सख्त है, इस पोजीशन में है ये अपोजिशन, जबकि ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि अगर नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाई तो पंजाब में पीपल्स पार्टी फिर से सियासी तौर पर जिंदा हो सकती है और नून लीग ऐसा कभी नहीं चाहेगी। जबकि अपोजिशन अभी तक इस मामले पर भी कन्फ्यूजन का शिकार और जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डाली जा रही है कि अपोजिशन की तहरीक को आखिर लीड कौन करेगा। मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ायत साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ायत साहब। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी थी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा सुहेल वड़ायत साहब, ईद से पहले आपने, हम सब लोगों ने देखा कि अपोजिशन लीडरान की मेल मुलाकातें, फिर APC का इंदिया, तहरीक चलाने के इशारे। क्या आपको लग रहा है कि ईद के बाद वाकई जो अपोजिशन है कोई मजबूत, कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला पाएगी? क्या इतनी इस अपोजिशन में सकत है कि APC में कोई ऐसा फैसला कर सकें कि हुकूमत मुखालिफ कोई ज़बरदस्त बड़े फैसले हों, तहरीक चलाएं? आपको पता है एक तरफ नैब एक्टिव है, अपोजिशन के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियां मतवक्के हैं, तो आपको कोई लग रहा है अपोजिशन ये ऐसा कुछ कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन ने जिस तरह से अब तक एक्ट किया है इनमें ये सख्त है कि कोई एहतजाजी तहरीक चलाए या कोई ऐसा जायंट कोई ऐसी मूव चलाए जिससे हुकूमत को बाहर कर ले। कम से कम अवामी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है, एक तो नून पंजाब के अंदर नून ताकतवर है और नून की जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं है। नून की जो पावर है सिर्फ वोट पावर है। जब भी वो स्ट्रीट पावर की कोशिश करते हैं नाकाम होते हैं और उन्हें शायद खुद भी इस बात का इदराक है कि हम कोई तहरीक नहीं चला सकते। तो उन्हें ये पता है कि जब भी वो वोट मांगेंगे लोग खामोशी से जाकर वोट दे देंगे। और दूसरा ये है कि ऐसा लगता है कि अपोजिशन अभी तक इस बात पर माइल नहीं है कि हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसको निकाल बाहर करें। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर ये पहले से अपने मामला तय कर लेते हैं। और दूसरा, दोनों पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों चाहती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बना के रखें। वो गवर्नमेंट से तो लड़ना चाहती हैं, गवर्नमेंट के तो मुखालिफ है, लेकिन जब जहाँ कहीं मुल्क का मामला आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट का मामला आ जाए या ऐसे इश्यूज आ जाए उस पर फिर वो फौरन तैयार हो जाती हैं। वो नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे मजीद नाराज हो या उनके दरमियान फासला पैदा हो।
तो ये बुनियादी वजह है। लेकिन एक और बड़ी वजह भी तो आपको पता है, इन दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, बड़े बड़े लीडर इनके गिरफ्तार हो रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी नैब ने एक और रेफरेंस तैयार किया है, शायद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ भी, उनके बेटे के खिलाफ भी। कहीं ना कहीं ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है ना सुहेल वड़ाइच साहब ऑपोजिशन जमातों पर, उन्हें तो अपनी पड़ी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रेशर की वजह से तो उन्हें हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए ना। देखें, ये इस प्रेशर का नतीजा हुकूमत की से दोस्ती तो नहीं हो सकता ना, ये तो हुकूमत से लड़ाई होता है। हाँ। असल बात ये है कि जो भी ऐसा इशू आएगा जिसमें फौज होगी, रियासत होगी या मुल्की मामलात होंगे, उसमें वो उनके साथ ताउन करेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करना चाहते हैं। ये FATF का मामला था, ये रियासत का मामला था। हाँ। तकरीरें जो मर्जी ये करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने इसमें उसका साथ ही देना था। और ये खान साहब भी कह चुके थे कि ये तो कौमी मामला है। हाँ। जब आप देखेंगे कि सियासी मामला आएंगे तो उसमें ये फिर मुखालफत करेंगे, लेकिन कोई अपोजिशन कोई तहरीक नहीं बना सकती, जिसकी मैं वजह बताया कि जो स्ट्रीट पावर है वो नून के पास नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास ऐसी स्ट्रीट पावर है कि वो पंजाब में या कराची में उनको मुजाहरे कर सके। उनकी ताकत अंदरून सिंध में है। अंदरून सिंध अपनी हुकूमत के होते हुए वो कौन सी तहरीक चला सकते हैं? तो बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों के हाथ बंधे हुए हैं, वो अवामी तहरीक की तरफ नहीं जा सकते। सही। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले एक हफ्ते से आपने भी सुना होगा कि हुकूमत की तरफ से NRO की बाज़गश बरी सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं, इनके वज़रा भी टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये बात करते हैं कि ये लोग तो हमसे जो है ना वो NRO लेना चाहते हैं, मैं NRO नहीं देंगे, नैब कवानीन में तरमीम ये इसलिए नहीं हमारे साथ कर रहे हैं क्योंकि ये NRO लेना चाहते हैं। आपको कहीं लगता है कि ऑपोजिशन इस मूड में है कि उन्हें इस हुकूमत से रिलैक्सेशन दी जाए, चाहे मुकदमात को लेकर, गिरफ्तारियों को लेकर? क्यों हुकूमत ये बार बार NRO की बातें करती है? सबसे बड़ी बात ये, हुकूमत कोई दे सकती है? क्या इमरान खान साहब NRO दे सकते हैं? क्या उनके हाथ में है? देखिए, नैब के मामले में मुझे ये बात सही लगती है कि अपोजिशन ये चाहती है कि नैब के मामले में जो तरामीम हो, और इस पे तहरीक इंसाफ को भी कोई बहुत बड़ा एतराज नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ चूंकि इस वक्त हुकूमत में है, उन्हें नैब से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों विक्टिम है, इसलिए वो चाहते हैं कि नैब को टुचलेस कर दें। तहरीक इंसाफ भी ये मान चुकी है कि नैब के अंदर तरामीम होनी चाहिए। किस कदर होनी चाहिए इस पर इख्तलाफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहेंगी कि ऐसी तरामीम हो जिससे बहुत सारे उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो खत्म हो जाए, और तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि नैब के अंदर तरामीम हो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पहुंचे, नून को और पीपल्स पार्टी को ना पहुंचे। दरअसल इस वक्त ये गेम जारी है। सही। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, इस हुकूमत से पिछले 2 सालों में बड़ी गलतियां हुई होंगी और यकीनन हुई भी हैं। ऑपोजिशन क्या दुरुस्त समत में चली है? ऑपोजिशन ने बतौर ऑपोजिशन अपना रोल प्ले किया है? मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को असेंबली में ज्यादा जाना चाहिए, पार्लियामान में उनकी ज्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए, तकारीर होनी चाहिए, मुबासे होने चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में भी अपना पार्लिमानी जो अपोजिशन है उसका रोल सही तरीके से अदा नहीं किया। अभी तक पार्लियामान के जो अपोजिशन है वो कोई जॉइंट शो नहीं कर सकी, उनकी मूव नजर नहीं आती, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हर मामले पे हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो करते हैं। तो अपोजिशन भी कोई उम्मीद नहीं दे सकी। हमेशा अपोजिशन एक उम्मीद देती है लोगों के, अगर गवर्नमेंट चली जाएगी तो अपोजिशन मुल्क के मामलात को हल करेगी, ये कोई अल्टरनेट हल पेश नहीं कर। सही। अच्छा आखाल सुहेल वड़ाइच साहब, 2 दिन पहले आपने कॉलम लिखा, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम था, उसमें मैं पढ़ी थी, आपने लिखा कि इत्तलात के मुताबिक पंजाब में जो मुतबादिल का अभी तक फैसला नहीं हो सका, लेकिन एक डार्क हॉर्स ने यह दावा किया है कि उसे कहा गया है कि 2-3 महीने तुम खामोश रहो, तुम्हारा जो नाम है ना वो फाइनल हो चुका है। अब ये पता नहीं आप नाम बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते, ज़ाहिर आपने तो अपने कॉलम में भी ये नहीं लिखा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट जो आपने अपने कॉलम में लिखा वो ये कि बुज़दार साहब की जो सरपरस्ती है ना, इसकी 2 बड़ी वजूहात है, एक है सियासी और एक है रूहानी। जब मैंने वो भी सियासी और रूहानी वजूहात भी पढ़ी तो मुझे वो भी सब कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। फिर एक तरफ ये दावा कि फैसला हो गया है, किसी शख्सियत को कह दिया गया है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे यकीन करें वो जो रूहानी वजूहात थी ना वो मुझे लगी। इसके बावजूद फिर मैंने सोचा कि तब्दीली फिर कैसे हो सकती है?
तब्दीली लॉजिक के तहत देखें, अगर तो कोई लॉजिक के खिलाफ जाए तो ज़ाहिर तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन अगर दलील पे बात करें कि पंजाब में डिलीवरी नहीं हो रही, पंजाब में गवर्नेंस नहीं हो रही, लेकिन अगर आप रूहानी और सियासी सरपरस्ती की दलील लाएंगे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि हाँ तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, सही, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ैच साहब मेरे साथ थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका ईद मुबारक। जी बहुत बहुत मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में? कैसी गुजरी आपकी ईद? नहीं, हमारी ईद तो जी बस दोस्तों के साथ मुलाकातों में वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे गुजरा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अभी आपकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, कोई पॉलिटिकली उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई? APC आप लोग कब करने जा रहे हैं, क्या कहाँ होगी, क्या तरीक़ेकार होगा, कब ये मामला तय होंगे? JUIF तो आप लोगों से नाराज़ हो गई है। नहीं, देखें, ये ऐसा नहीं है। उसके लिए रहबर कमेटी पहले अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और फिर हर सतह पे जो इस पे क़यादत है वो भी देखेगी, अपनी जो पार्टी के सरबराहान हैं वो भी इन सिफारिशात को देखेंगे और देखने के बाद फिर APC का एक कॉमन एजेंडा तय होगा। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है इसमें। ये भी अगर मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून का पूछूं, आप लोगों का क्या माइंड सेटअप है इस हवाले से? कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग डिसाइड करना चाहते हैं इस हुकूमत को लेकर? पॉलिसीज़ पर तो ज़ाहिर है आप लोगों को 2 साल से आप लोग तनकीद करते आ रहे हैं। एजेंडा क्या है आप लोगों का? ज़ाहिर है कोई आपकी अपनी भी तो मुस्लिम लीग नून की भी तो कोई प्लानिंग होगी ना, कि अगर APC होती है तो हमारी ये सिफारिशात हैं, हम ये चाहेंगे कि इस हुकूमत के खिलाफ हो। देखिए, जब APC, जब आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो फिर आप एक मुतफ़िक़ा लय अमल की बात कर रहे हैं, यानी तमाम सियासी जमातों की इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, फिर उनके साथ एक कॉमन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस पर तो सबका इत्तफाक है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये तीनों फ्रंट्स पर, जो सियासी है, मुआशी है, समाजी है, इन तीनों पर बैडली जो है इसने क्लैप्स किया है। एक तो होता है कि एक फेलियर होना, लेकिन ये सबका इत्तफाक है कि इस हुकूमत ने एक एब्सोल्यूट क्लैप्स की है और जिसके साथ गवर्नेंस भी बिल्कुल बुरी तरह से मुल्क के अंदर मुतासिर है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी बदतरीन शक्ल के अंदर मौजूद है। समाजी रवैयों के अंदर तब्दीली इस पोलराइजेशन की बुनियाद पर एक हेट स्पीच का एक कल्चर जो पहले हमारी सियासत की रवाज नहीं थी और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने अपने तजर्बात से सीखा था और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ बातें जा चुकी थीं, तो इन्होंने दोबारा से व्हील को री इन्वेंट किए और वापस 80-90 की दिहाई में इसको फेंक दिए। तो ये तो कुछ जराइम हैं जो इस हुकूमत के सर हैं और इन्हीं की वजह से हम ये समझ रहे हैं कि अगर इसको फर्दर कंटिन्यूटी मिलती है और ये मज़ीद चलते हैं तो ये क्लीवेज ये बहुत गहरी होती चली जाएगी। ये इतनी गहरी हो जाएगी कि फिर इसको दुरुस्त करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसी बुनियाद पर तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही हैं। हुकूमत कह रही है इसीलिए इकट्ठे हो, आप NRO लेना चाहते हैं। नायब तरमीम पर भी आप लोग इसीलिए नहीं राजी हो रहे हैं क्योंकि पहले आप लोगों को NRO मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, नायब तरमीम पर हम तो चाहते हैं कि तरमीम हो और हुकूमत उस लेकिन अपनी शराइत पर आप लोग चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो तरमीम हो। ऐसे नहीं होता। अच्छा, हमारी शराइत वो हैं जो इस कानून को आइन के साथ जो इसकी मुतसादिम शिक्कें हैं उनको ख़त्म करती हैं। हमारी तरमीम वो हैं एक्चुअली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनको ख़त्म करती हैं। हमारी तरमीम बाकी मुल्क के कवानीन को जब ये बिल्कुल सुपरसीड करके गैर कानूनी गैर आइनी अंदाज में उनको रिडंडेंट करती है तो उन कवानीन की बहाली की बात करती हैं। हमारी तरमीम ये कहती हैं कि नैब किसी तौर पर भी कोई
सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई FIA के ऊपर एक ऐसा इदारा नहीं है कि जो FIA की गई तफ्तीश को और उनके किए गए इकदामात को जांचने का अदारा हो। ये ऐसा अदारा नहीं है जो CRPC को रिडंडेंट कर दे, ये ऐसा अदारा नहीं है जिसके ताबे PPC का कानून ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर मरवजा तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए जाएं। हमारी तरमीम इन चीज़ों के साथ आपकी तरमीम ये भी है कि साल से पहले के केसेस को ना देखा जाए। नहीं, देखिए हमारी वो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने एक कानून 1990 में पास किए और 1990 से कबल मुझ पर ये कोई कानूनी तकाजा नहीं था कि मैं कोई चीज़ डिक्लेयर करूं फॉर इंस्टेंस, और अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेती है तो मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन दैट रिजीम ऑफ लॉ। और अगर मैं उस रिजीम ऑफ लॉ में रहा हूं तो मैंने उसके मुताबिक एक्ट किया है। तो ये दुनिया का वाहिद कानून है जो इस अंदाज में लोगों के आईनी और कानूनी हकूक को मुतासर कर रहे हैं। इन चीजों का एहसास आप लोगों को 2009 में क्यों नहीं हुआ, जब पीपल्स पार्टी कहती थी आए बैठे और इसमें तरमीम कर लें? शायद ये अंदाजा नहीं था कि कल को हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता। इसलिए नहीं, ये ऐसे नहीं होता ये कि कुछ चीज़ें बेनाइन होती हैं। अगर आप उनको मिसयूज़ करें, आप उनकी उस अथॉरिटी को एक कलरफुल मैनर में एक्सरसाइज करें, या आप उस अथॉरिटी को आप अपने मकासद हासिल करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करें और लॉ की इंटरप्रिटेशन वो कर लें जो कि अगर दूसरे अंदाज में, यानी अगर आप एक अपना इख्तियार किसी को गिरफ्तार करने का एक जुडिशियस मैनर में एक्सरसाइज करते हैं, एक मुनसिफाना अंदाज में एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले आप मेरे खिलाफ कुछ शवाहिद इकट्ठे करते हैं जो कॉन्क्रीट होते हैं, आप साबित कर लेते हैं कि मैं इसमें जुर्मदार हूँ, तब आप मेरी गिरफ्तारी का फैसला करते हैं, तो फिर तो एक और बात हुई। लेकिन जब आप अनजुडिशियस मैनर के अंदर, आर्बिट्रेरी मैनर के अंदर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए आप मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि मेरा सियासी नज़रिया मौजूदा हुकूमत से मुख्तलिफ है, तो फिर उस पर एतराज़ उठते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये एक बड़ी अनब्रेडल्ड पावर है कि आपने एक ही शख्स को एक पूरी इख्तियारात का मुर्तकज़ बना रखा है, यानी आपने प्रोसिक्यूटर उसको बनाया, इन्वेस्टिगेटर उसको बनाया, जज उसको बनाया। अच्छा चलिए, अब आप लोग आखिर में आके तरमीम का मुसवदा तो रिजेक्ट कर दिया इस हुकूमत ने, कोई नया आप लोग तैयार कर रहे हैं हुकूमत से डील करने के लिए, बात करने के लिए? नहीं, बेसिकली इस हुकूमत ने सिर्फ हमारी तरमीम का मुसवदा रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म को कहा कि हम नहीं मानते, क्योंकि उस ऑर्डर की लाइट में अगर कोई तरमीम आ सकती तो वो यही थी जो हमने दी हैं। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को, जो कि भी रिसेंटली नैब कोर्ट से आया है और नैब की फंक्शनैलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो उसको अगर वो बगौर पढ़ ही लेते तो उसमें बड़ी तफसील से लिखे। उसमें जो कॉन्ट्रडिक्टी कि वो चेयरमैन नैब की तौसीक के हवाले से, वो उससे तो हुकूमत अब पीछे हट गई है ना, आप लोगों को उस पर ज़्यादा एतराज़ था ना, उससे तो हुकूमत पीछे हट गई है। नहीं, देखिए, अगर एक मौजूदा चेयरमैन नैब एक शख्स हैं, एक कोई चेयरमैन नैब, बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पर एक शख्सियत को अदारे में कन्वर्ट करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। यानी एक चेयरमैन नैब की जो शख्सियत है उसको कोशिश की गई है कि उसको एक इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा बाइख्तियार कर दिया जाए और उनकी नोट जो है वो पूरा सिस्टम तोड़ के रख दे, उनकी ने जो है वो पूरे सिस्टम के लिए डफी हो और उनकी आइज़ जो हैं वो पूरे सिस्टम के लिए उसको चलने का रास्ता दे दें। यानी कभी इस तरह की इतनी ज़्यादा ताकत किसी एक जगह पे मुर्तकिज़ की नहीं जाती जितनी चेयरमैन नैब के पास की गई। हम तो उस चेयरमैन नैब की इस फंक्शनैलिटी से मोतरज़ हैं कि हम इस पर बात करना शुरू कर दें कि उसी को इसी हालत में एक्सटेंशन देनी शुरू कर दी जाए, तो इससे तो पीछे हटेगी ना हुकूमत। ठीक है, आउट नहीं, ये तो इसको तो सब अकल भी मानने को तस्लीम नहीं करती कि कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में आवाम गुज़श्ता एक साल से अपने घरों में कैदियों की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वादी में काबिज़ फ़ौज ने 5 अगस्त 2019 से मार्केट, बिजनेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया हुआ है। अद्वियात की कमी की वजह से हज़ारों मरीज़ जान की बाजी हार चुके हैं।
वादी की मईशत को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। एक साल के दौरान 4,56,000 अफराद बेरोजगार भी हो चुके हैं। सिर्फ गुज़श्ता महीने में भारतीय फौज ने 24 कश्मीरियों को शहीद किया है, जबकि इस साल के पहले 7 माह में 172 कश्मीरियों को शहीद किया गया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकबूजा वादी के मुसलमानों की ये तीसरी ईद थी जिस पर नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी थी। ईद के रोज भी अवाम घरों में महसूर रहे और कुर्बानी तक करने की जो है ना वहां पर इजाजत नहीं दी गई। कश्मीर में जारी जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान ने हमेशा आवाज उठाई और पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहेगा। जबकि अब 5 अगस्त को पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद में 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में सुबह 10:01 की खामोशी इख्तियार की जाएगी। आलमी लीडर्स को खतूत लिखे जाएंगे, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाएंगी और पाकिस्तानी सिफारतकार दुनिया भर में मीडिया पर मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। और यकीनन हमें दुनिया को बार बार कश्मीर में जारी मजालिम के बारे में आगाह करना होगा। एक ना एक दिन तो आलमी दुनिया का ज़मीर यकीनन उन्हें मलामत करेगा और वो कश्मीर में जारी मजालिम पर एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी हमारे जो बहन भाई हैं ये आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए मैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।